ईडी की हिरासत में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया पहला आदेश। नैतिकता की याद दिलाकर बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। कांग्रेस ने भी उठने लगी केजरीवाल के खिलाफ आवाज। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया। बीजेपी आज घोषित कर सकती है यूपी की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम। जेडीयू और बसपा ने 16 उम्मीदवारों की जारी की सूची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सशस्त्र बलों के साथ मनाई होली। जवानों का बढ़ाया हौसला, कहा आज अपने परिवार के बीच आया हूं। आज शाम होगा होलिका दहन। रामलला के विराजने के बाद इस बार अयोध्या में होगी दिव्य और भव्य होली। बाजार में मोदी पिचकारी की जबरदस्त डिमांड। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज राजस्थान लखनऊ होंगे आमने सामने। दिन के दूसरे मुकाबले में गुजरात की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से होगी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों को लेकर, जहां सियासत लगातार तेज होती जा रही है। आज उन्होंने ईडी की कस्टडी से पहला सरकारी आदेश जारी किया है, जो जल विभाग से जुड़ा हुआ है। यानी नैतिकता की दुहाई देने वाले केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए भी सरकार का कामकाज देख रहे हैं। इस बारे में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी साझा की है। उन्होंने जल विभाग के लिए केजरीवाल द्वारा भेजे गए नोट को पढ़ा। केजरीवाल ने नोट लिखकर जल मंत्री आतिशी को पानी और सीवर की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश देने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लगातार दिल्ली बीजेपी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की अब मांग कर रही है। आज दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार की होली जलाई जाना आवश्यक है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले, उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए। और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है। उधर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली की मंत्री आतिशी की प्रेस वार्ता पर कहा कि केजरीवाल को 9 साल के बाद दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या समझ में आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजरिम के तौर पर केजरीवाल की स्क्रिप्ट को सुनने वाला अब कोई नहीं है। घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद, 9 साल बाद। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन 9 साल बाद, बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। वहीं भाजपा नेता हरीश खुराना ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की प्रेस वार्ता पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में एक इमोशनल कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में है, लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम कार्ड चलने वाला नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपनी जेब में डाला। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल में नैतिकता नाम की चीज ही नहीं बची है। केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा। जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अंबेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। रजनीश त्रिपाठी हैं भाजपा मुख्यालय से और साथ ही अनुज यादव हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। रजनीश, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला जेल से आदेश जारी किया है, उधर भाजपा भी लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि वो लगातार हमलावर है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि जेल से सरकार चलाना इस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी, चाहे दिल्ली प्रदेश हो या राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों तरह हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के जो समस्त नेता हैं, वो चाहे दिल्ली प्रदेश के हों या केंद्रीय नेता हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये नैतिकता के आधार पर ये ठीक नहीं है। अगर वो जेल में है तो जेल से जिस तरह वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो कैसे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह वो शराब घोटाला किए उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके तमाम मंत्री शराब घोटाले के कारण वो जेल के अंदर हैं। आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, ये नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कहना है कि नैतिकता के आधार पर ठीक नहीं है। भावना जी हाँ, यहाँ मैं अनुज के पास भी आना चाहूँगी। अनुज, जिस तरीके से अभी रजनीश बता रहे हैं कि भाजपा लगातार हमलावर है और कह रही है कि अगर जेल से सरकार चलेगी तो ये नैतिकता के हिसाब से ठीक नहीं है। भावना, सबसे बड़ी बात है कि इस समय आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इंडी गठबंधन के जो गठबंधन बना है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी के खिलाफ आंदोलन चलाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी, आज उसी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये सवाल एक बार नहीं कई बार ये सवाल उठे हैं कि जिस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मुहिम चलाई थी, शुचिता और नैतिकता की बात कर दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे, अगर आज भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में होने के बावजूद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार कैसे चलेगी? क्या व्यवहारिक रूप में ये संभव है? क्या कैबिनेट की बैठक क्या जेल के अंदर होगी या केजरीवाल बार बार न्यायपालिका की शरण में जाएंगे कि मुझे कैबिनेट बैठक करनी है इसलिए मुझे जो है बेल दी जाए? ये सारी व्यवहारिकता रूप में संभव नहीं है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ ये एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। आज जिस तरीके से एक चिट्ठी जारी की और जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाया और कहा कि देखिए दिल्ली की जनता के साथ जेल में रहकर भी केजरीवाल जो है दिल्ली की जनता का सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज तो जल बोर्ड का मामला उन्होंने उठाया कि क्या कल वो समाज कल्याण की बात इसी तरीके से करेंगे? क्या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की भी इसी तरीके से बातचीत करेंगे? जी, ये सारी वो बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से शुचिता और नैतिकता की राजनीति करने दिल्ली के अंदर आए थे और पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया था, आज अपनी उसी बात से पलटते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज वही कांग्रेस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जो आम आदमी पार्टी पर लगे हैं। भावना,
जी अनुज, यहाँ मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जिस व्यवहारिकता की आप बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के समय में वो आप पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप और इंडी गठबंधन दोनों करने वाला है, तो जेल से अगर सरकार चलती है तो कितना व्यवहारिक है ये? भारत and सुरक्षित भारत। So message from the BJP is loud and clear that the former सरकार चलेगी नहीं चलेगी, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसीलिए भावना, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और जो राजनीतिक जानकार हैं, मीडिया के जानकार हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक का होना जरूरी है। दिल्ली के अंदर या कहीं भी कोई भी फैसला जनता के लिए लेना होता है तो कैबिनेट की बैठक होना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल है, या तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी या उनके प्रवक्ता या उनके सहयोग में जो कांग्रेस पार्टी आज खड़ी है या बाकी दल खड़े हैं, उनको जवाब देना होगा कि आखिर जेल में रहकर वो सरकार कैसे चलाएंगे और कैसे संभव है। जी, यहां मैं रजनीश के पास भी आना चाहूंगी। रजनीश, जिस तरीके से यहां सीधा रुख करते हैं, इंडी गठबंधन की जो पीसी है वो शुरू होने वाली है, आइए सीधा वहां ले चलते हैं आपको। आपको दिख रहा है शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। पिछले 2 साल से जांच हो रही है। कोर्ट पूछता है सबूत क्या है, कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं। सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, ईडी नहीं ढूंढ पाई, आईटी नहीं ढूंढ पाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। शरद रेड्डी, जिसको इन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत दे दी। 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जमा कराए। मनी ट्रेल सामने आ गया, लेकिन अब सीबीआई बोल सकती है, ना ईडी बोल सकती है, ना कोई नहीं बोल सकता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो बताओ ये भ्रष्टाचार क्यों किया। 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे कांग्रेस के साथी बैठे, खाते सील कर लिए। कांग्रेस पार्टी आज प्रचार नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ चंदे के नाम पर 8,000 करोड़ रुपया वसूल लिया। ईडी सीबीआई से छापा मार मार के कौन सा लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। इसलिए आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है। और यहाँ आप सुन रहे थे इंडी गठबंधन की प्रेस वार्ता को, जहाँ वो कह रहे थे कि आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज हमारा ये जो सफर है चुनावी, ये पहुंच गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ के दिल में क्या है, ये तो हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी राजनीति ऐसी है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के वो सर्वोपरि अपना पक्ष रखती है। छात्रों के लिए कुछ करें। जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। संभावनाएं मुझे लग रहा है युवाओं के लिए हैं और युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हुआ तो मोदी जी के साथ ही है। इस बार जाति मुद्दा है या नहीं है? जाति तो हमेशा से रहा है, क्योंकि जाति के बगैर तो राजनीति नहीं संभव है। देखिए, राजनीति की अब दिशा तय हो चुकी है। ये हिसाब मांग रहे 70 साल का है, इनकी उम्र अभी 17 साल है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI,
देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बसपा ने सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी प्रत्याशी बनाए गए हैं। बात करें रामपुर से जिशान खां, संभल से शैलत, अमरोहा से हुसैन, मेरठ से त्यागी बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली को टिकट दिया गया है। तो वहीं पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो बसपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बच चुकी है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि एक वक्त होता था शैलेंद्र जब बसपा का उत्तर प्रदेश में एक वर्चस्व था। आज जब बसपा ने अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, कितनी उम्मीद है उसको, किस तरीके से वे अपना प्रदर्शन करना चाहती है इस बार के चुनावों में? ये देखिए, हर राजनीतिक दल जो चुनाव के मैदान में उतरता है वो ये कोशिश करता है कि उसका प्रदर्शन बेहतर हो, लेकिन बसपा के सामने कई चुनौतियां हैं। हम सब जानते हैं, एक तो बसपा कोई बहुत बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने देखा है कि पल्लवी पटेल से कहा जा रहा है कि उनकी बातचीत चल रही है। पल्लवी पटेल ने 3 उम्मीदवार जो घोषित किए थे मिर्जापुर सहित लोकसभा के, उनको वापस भी लिया है। उसके बाद इस तरह की खबरें आई, लेकिन आज की जो सूची आई है 16 उम्मीदवारों की बहुजन समाज पार्टी को, अगर इसको देखें तो 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि बसपा के पास चर्चित उम्मीदवारों की एक तरह से कुछ कमी नजर आ रही है या फिर चुनौती है उनके लिए। आप देखिए, अमरोहा जहां से दानिश अली जीते थे बसपा के टिकट पर, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना चुकी है। वहां से बहुजन समाज पार्टी ने नया उम्मीदवार उतारा है। इस तरह से आप पूरी सूची देखें तो कोई बहुत चर्चित उम्मीदवार नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि बसपा एक तरह से देखें तो अब नए लोगों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। ये उसकी मजबूरी भी है या रणनीति भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक उम्मीदवार है 7, 16 में 7 सीटें। ये पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो ज्यादातर सीटें हैं, खासतौर पर पहले और दूसरे चरण की सीटों पर हमने देखा है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी एक जमाने में काफी मजबूत होती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि बीजेपी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से होती थी, समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत कमजोर होती थी। लेकिन आज की स्थिति आप देखें तो थोड़ी सी बदली हुई है। बहुजन समाज पार्टी को अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। आप उस लिहाज से आप देखें, जब 2014 का चुनाव हुआ था तब एक भी लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं पाई थी। हालांकि 19 में ये संख्या 10 पहुंच गई थी, लेकिन उसके अधिकांश लोकसभा उम्मीदवार जो लोकसभा सांसद हैं वो अलग अलग दलों में जा चुके हैं। रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से हैं, बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी ने टिकट दे दिया। राम शिरोमणि वर्मा सपा से बात कर रहे थे, उनको बसपा ने कल ही निष्कासित कर दिया। श्रावस्ती से वो सांसद थे। अमरोहा से हम पहले ही बताया दानिश अली सांसद थे, उनको वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। 2 और सांसद, अगर आप जौनपुर की बात करें, श्याम सिंह यादव, वो कांग्रेस की तरफ है। तो इस तरह से बसपा के सामने चुनौती है कि उनके जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें दूसरे दलों का रुख कर लिया। जी शैलेंद्र, ठीक शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए भी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं। जेडीयू ने गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार,
किशनगंज से मुजाहिद आलम, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, बांका से गिरधारी यादव, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद और सीतामढ़ी से बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में और सभी साथियों के विचार विमर्श करके सूची तय किया गया। उसमें 1 नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी, शिवहर से श्रीमती लवली आनंद उम्मीदवार, सीतामढ़ी से श्री देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार। तो पटना से सलमान हैदर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, जिस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी तरह से जोर पकड़ चुकी हैं और साथ ही आज जब सीट शेयरिंग की बात की जाए तो जेडीयू ने पुराने नेताओं पर भरोसा जताया इस बारी। जी भावना, ये जो लिस्ट जारी हुई है, आपने तो बताया ही कि जैसे जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है, लेकिन 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिन्हें रिपीट किया गया है और जो प्रमुख नाम है इनके अलावा देवेश चंद्र ठाकुर जो कि अभी विधान परिषद में अध्यक्ष पद पर है, उनको सीतामढ़ी से उतारा गया है। साथ ही साथ सिवान में विजय लक्ष्मी को उतारा गया है, जो पुरानी सांसद थी, पिछली बार जिन्हें उतारा था कविता सिंह को, उनको बदल दिया गया है। विजय लक्ष्मी के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा में ये लोग थे, इनकी घर वापसी हुई है। तो इस तरह से हम देखें कि ये सारी कवायद हुई है और इस पूरी लिस्ट में 3 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। और जो मुख्य बातें हैं इस सूची की, उसमें आनंद मोहन की पत्नी है, आनंद मोहन पहले आरजेडी में थे, आप जानते हैं, और लवली आनंद उनकी पत्नी को शिवहर से उतारा गया है। वहां पर पूर्व में रमा देवी को टिकट दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भरोसेमंद हैं और जो जीत पाने लायक हैं, उन्हीं लोगों को इस बार रखा गया है इस सूची में और उन्हें ही टिकट दिया गया है। जी भावना। जी सलमान, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और तिरुपति से पूर्व सांसद वरप्रसाद राव भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने इस मौके पर कहा कि बीते 1 दशक में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत भारतीय सेनाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम उठाए गए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया और इस दौरान आई थिंक सबसे ज़्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख का भाजपा से स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही समृद्ध, विकसित और सुरक्षित भारत संभव है। मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की और बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है।
और ये विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है वो सुरक्षित भारत होगा तभी विकसित हो सकता है। सुरक्षित बनाने के लिए आप जैसे अधिकारियों ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। और आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाने के लिए आज लेह पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के साथ होली मनाई। तो होली के इस पावन पर्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे और जवानों के साथ उन्होंने होली का त्योहार मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश की सुरक्षा में लगे जवानों को इस मौके पर नमन किया। उन्होंने कहा कि लेह भारतीय संप्रभुता का प्रतीक है। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इस बीच रक्षा मंत्री ने कहा कि जवानों के फौलादी और बुलंद हौसले के घेरे के बीच देश अपने को सुरक्षित पाता है। और अब बात मध्य प्रदेश के धार भोजशाला से जुड़ी हुई, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज तीसरे दिन सर्वे का काम शुरू किया है। आज सुबह सर्वेक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम सुबह पहुंची। कल सर्वे टीम ने दूसरे दिन सुबह 8:10 से लेकर शाम 5:40 पर अपना काम किया। एएसआई टीम ने मीडिया से कोई चर्चा नहीं की है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एएसआई टीम रवाना हुई। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बाहर निकलकर कहा कि कोर्ट के आदेश और नियमों के तहत ही अंदर सर्वे किया जा रहा है। अंदर खुदाई करने की बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।